बेटा मैंने कल आप लोगों को कुछ मेन जर्नल एंट्री लिखवाई थी जो जर्नल एंट्री में भी हेल्प करेंगी और किस में हेल्प करेंगी, आपकी रेक्टिफिकेशन में भी। ठीक है, तो आज पहले उन्हीं जर्नल एंट्री से रिवीजन की शुरुआत करते हैं। तो ये क्वेश्चन रहा और मैं अब आगे सॉल्यूशन कराना शुरू कर रहा हूं बेटा। तो ऐसे मानो रिवीजन की शुरुआत है ये। ठीक है, एंट्री करा रहा हूं कुछ। ये एंट्री हमारी कहां हेल्प करेंगी, रेक्टिफिकेशन में। इन एंट्रियों से हमें कहां बेनिफिट मिल जाएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन में। और एंट्री का क्वेश्चन तो अपने आप में आना ही आना है। सही है, तो पहली जो मैंने 15-16 एंट्री दी हैं वो 15-16 एंट्री मैंने ध्यान में रख के दी है रेक्टिफिकेशन को। रेक्टिफिकेशन नाम के चैप्टर आने से पहले उस तरीके की 15-16 एंट्री हमें आनी चाहिए। ठीक है, शुरू कर दे। ठीक है भाई, बोलो ट्रांजैक्शन नंबर 1 क्या था। Purchase goods worth 20,000 at 10% trade discount from RAM. परचेज गुड्स फ्रॉम राम, उधार में कैश में। Cash. कैश में कैसे हो गया, जब कुछ नहीं लिखा नाम लिखा आता है तो क्या मानते हैं किस में खरीदा है, उधार में। जब हम उधार में खरीदते हैं तो एक्चुअल में ये किस बुक का पार्ट है, एक्चुअल में ये परचेज बुक का पार्ट है, पर इसे हम फिलहाल जर्नल के रूप में लिख रहे हैं। कितने के गुड्स खरीदे हैं, कितने डिस्काउंट पे, 10%. तो क्या मानूंगा कितने के गुड्स खरीदे हैं, 18,000 के गुड्स खरीदे हैं। तो गुड्स खरीदने पर परचेज नाम से खर्चा बढ़ेगा और क्रेडिटर बढ़ेगा। खर्चा बढ़ता है डेबिट, क्रेडिटर बढ़ता है क्रेडिट। एंट्री बनी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, 18,000 रुपए। और ये एंट्री एक्चुअल में किस बुक का पार्ट है ये भी साथ के साथ ध्यान में रखते हुए चल देते हैं। ये एक्चुअल में पार्ट है परचेज बुक का। रेक्टिफाई करते वक्त ये बात ध्यान में रहेगी कि एंट्री किस बुक का पार्ट है, उसके बेस पर ही बेटा हम क्या करते हैं, एरर फाइंड करते थे। ध्यान होगा तो थोड़ा सा। सेकंड ट्रांजैक्शन, Sold goods worth 40,000 at 10% trade discount to Shyam. सोल्ड गुड्स वर्थ 40,000. 40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट टू शाम। 40 के गुड्स हैं, 4,000 का ट्रेड डिस्काउंट है। तो क्या मानना है कितने के गुड्स हैं, 36,000 के गुड्स हैं। गुड्स बेचने पर सेल नाम से इनकम बढ़ेगी और जिन्हें गुड्स बेचते हैं वो कौन होते हैं, डेटर। डेटर क्या होते हैं, एसेट। इनकम बढ़ती है क्रेडिट, एसेट बढ़ता है डेबिट। तो एंट्री बनी, क्या नाम था, श्याम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। किस बुक का पार्ट है ये सेल्स बुक का पार्ट है। तो अगर पोस्टिंग की एरर होगी तो मैं किस में गलती नहीं मानूंगा, सेल्स में गलती नहीं मानूंगा। जिस बुक का पार्ट है उसमें गलती नहीं मानूंगा। और अगर रिकॉर्डिंग की गलती होगी तो कहीं भी गलती हो सकती है, सही है। पर पोस्टिंग की गलती है तो गलती किसमें नहीं माननी, सेल्स में, शाम में। फिलहाल तो हम केवल जर्नल एंट्री देख रहे हैं। इन्हीं एंट्रियों को हम कैरी कर देंगे किसमें, रेक्टिफाई में। ट्रांजैक्शन नंबर 3, Purchase of on machine. ये सेल्स बुक का पार्ट है। हाँ जी, Purchase on machine of machinery costing 20,000 on credit. मशीन खरीदी है उधार में। उधार में मशीन खरीदने पे एक तरफ क्या बढ़ेगी, मशीनरी बढ़ेगी। मशीन क्या होता है, एसेट। एसेट बढ़ता है तो डेबिट। और उधार में खरीदने पे क्या बढ़ेंगे, क्रेडिटर फॉर मशीन बढ़ेंगे। क्रेडिटर क्या होते हैं, लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। कितने रुपए, 20,000. चलो रुपए तो कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है। हमारा तो मेन मोटिव क्या है, एंट्री क्लियर करना है। रेक्टिफाई से पहले एंट्री रिवाइज कर रहे हैं जिनका रेक्टिफिकेशन में यूज होने वाला है। बस क्या हो सकता है, मैंने मशीन बोला है, मे बी एग्जाम के क्वेश्चन में फर्नीचर हो, मे बी बिल्डिंग हो, मे बी कंप्यूटर हो, कोई फर्क पड़ता है उससे, एसेट ही रहेंगे ना वो भी। ये किस बुक का पार्ट है, ये है जर्नल प्रॉपर का।
किसका पार्ट है? जर्नल प्रॉपर, या जर्नल ही लिख लो, छोड़ो शॉर्ट में। कोई डाउट है इसमें? यह पता होना बहुत जरूरी है कि जो एंट्री हम कर रहे हैं वो किस बुक का पार्ट है, तभी हम रेक्टिफाई के अंदर एरर पकड़ पाएंगे। कर रहे हो अगला क्वेश्चन बेटा? थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया उसका यहां पर। फोर्थ, Goods were 10,000 written by Mohan. गुड्स रिटर्न बाय मोहन। तो बिका हुआ माल वापिस आएगा, खरीदा हुआ माल वापिस आएगा? तो बिका हुआ माल वापिस आएगा तो एक तरफ क्या कम होंगे? डेटर कम होंगे, और एक तरफ क्या कम होगी? सेल कम होगी। डेटर कम होते हैं तो सेल कम होगी, तो बस हम सेल रिटर्न को सेल्स ना लिख के क्या लिख देते हैं? सेल्स रिटर्न। तो एंट्री क्या बनी? किससे वापिस आ रहा है माल? Mohan. मोहन डेबिट, तो सॉरी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन। कितने रुपए? 10,000. 10,000 रुपए। किस बुक का पार्ट है ये? Sales and book of. ये है सेल्स रिटर्न बुक का पार्ट। ये बहुत जानना जरूरी रहेगा कि ये एंट्री किस बुक का पार्ट रही है। फिफ्थ, Paid wages 5,000 for installation of machinery. हाँ भाई, मशीन इंस्टॉल कराते वक्त वेज पे कर रहा हूं, तो मशीन बनाते वक्त, मशीन खरीदते वक्त, मशीन इंस्टॉल करते टाइम, दैट इज मशीन जब तक रेडी टू यूज ना हो तब तक के खर्चे मशीन माने जाएंगे या खर्चे माने जाएंगे? तो राइट एंट्री क्या होगी यहां पर? तो एक तरफ क्या कम होगा और क्या बढ़ेगा? वेज। वेज नहीं, क्या बढ़ेगा? मशीन। मशीन क्या होता है? एसिड बढ़ता है तो कैश, एसिड कम होता है तो एंट्री बनाऊंगा तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रुपए कुछ भी लिख देना यार, मतलब क्वेश्चन में देख करके। ये एंट्री किस बुक का पार्ट है? ये एंट्री है कैश बुक का पार्ट। किस बुक का पार्ट है? कैश बुक का पार्ट है। 6, Paid 10,000 for repair of second-hand purchase machine. पेड 10,000 फॉर रिपेयर ऑफ सेकेंड हैंड परचेज मशीन। ये वाली पॉइंट में लिख देता हूं जरा। पेड ₹10,000 फॉर रिपेयर ऑफ सेकेंड हैंड परचेज्ड मशीन। हाँ जी, मशीन खरीदते टाइम रिपेयर करा रहा हूं, मशीन यूज करने के बाद रिपेयर करा रहा हूं। खरीदते टाइम अगर मैं मशीन पे कोई खर्चा करूंगा तो उसे खर्चा मानना है या उसे मशीन मानना है? तो उसे खर्चा नहीं मानना, उसे एसेट ही मानना है। यही है ना? और क्या कम होगा? कितने रुपए? अरे लिख ले, ठीक है, 10 ही तो है। एसिड बढ़ता है तो एसिड कम होता है तो एंट्री क्या बनी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। किस बुक का पार्ट है ये? ये है कैश बुक का पार्ट। किस बुक का पार्ट है ये? इन 6 एंट्रियों में किसी को मुझसे कुछ पूछना है पूछ लो। मैं अब तो जो भी चैप्टर करा रहा हूं वो लास्ट है। अब तो भैया वो अगले साल जब नए बच्चे 11th के आएंगे उनके साथ ही होगा, अगर नहीं पढ़ोगे तो। आप पढ़ो। अरे माल वापस आ रहा है ना, जब माल बेचते हो तो सेल क्रेडिट होती है, माल वापस आ रहा है तो सेल रिटर्न डेबिट हो गई। माल बेचते हो तो डेटर बढ़ते हैं, माल वापस आएगा तो डेटर क्या होंगे? कम होंगे। माल वापस आना, रिटर्न बाई लिखा है बेटा, वो रिटर्न बाई। ये क्या बताया था मैंने? एसिड खरीदते समय जो भी पैसा खर्च करें उसे क्या मानते हैं? खर्चा या एसिड? तो वही तो करा है। मशीन खरीदते वक्त रिपेयर कराई है भाई मैंने, क्योंकि पुरानी मशीन खरीदी है।
तो किसने, मैंने यूज किया वो, तो मेरे लिए क्या है, वो फ्रेश मशीन है पुरानी है? हाँ भाई, जो भी मशीन यूज हुई थी और उसमें खराबी आई थी, क्या उस खराबी को मैंने करा था? तो मैं इस रिपेयर का फायदा ले चुका हूं या लूंगा अभी बाद में, तो इसलिए एसेट है ना ये। ठीक है जी, क्लियर है? अब सब छोड़, नहीं तो तू कोई एक सेकंड हैंड कार खरीदे 2 लाख की, 1 लाख में खर्च कर दे, तो मुझे 2.5 लाख की दे देगा ना? क्यों? तूने तो 2 लाख की खरीदी है, तो पैसा लगाया, तो तूने उसे कार का पार्ट माना है या खर्चा माना है? तो फिर तेरा खर्चा एसेट, हमारा खर्चा खर्चा है भाई। एक सेकंड, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इन 6 में किसी को डाउट नहीं है ना? 7वीं, paid 5,000. एक सेकंड लिखने के लिए जगह तो बना लूं। अब नेक्स्ट वाला भी कर दोबारा से। 7वीं बोलो। Paid 5,000 for repair of machine. पेड ₹5,000 फॉर रिपेयर ऑफ मशीन। अब इन दोनों में कोई एंट्री में फर्क है? 6th और 7th में क्या फर्क है? इसमें रिपेयर कब करा रहा हूं? यूज करने से पहले, यूज करने के बाद। और इसमें रिपेयर कब करा रहा हूं? यूज करने के बाद। वहां पर रिपेयर करा रहा हूं यूज करने से पहले, और यहां रिपेयर करा रहा हूं यूज करने के बाद। जब यूज करने के बाद रिपेयर करवाएंगे तो उसे खर्चा मानेंगे या एसेट मानेंगे? क्या मानना है उसे? उसे खर्चा मानना है। और यूज करने से पहले रिपेयर कराई थी तो उसे एसेट माना था। डिफरेंस क्लियर है? और क्या जाएगा? कैश कम होगा क्रेडिट, खर्चा बढ़ेगा डेबिट। तो एंट्री क्या बनी? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कौन सी बुक का पार्ट है ये? कैश बुक का पार्ट है, और ये कैश बुक हो गया। 8th, Check received from someone worth 8,000 become dishonor. चेक रिसीव बिकम डिसऑनर। जब चेक रिसीव हुआ था तो मैंने उसे बैंक में गिर दिया होगा, है ना, और डेटर कम करे होंगे क्योंकि पेमेंट आई है। भाई जब चेक रिसीव हुआ होगा तो मैंने क्या करा होगा? पेमेंट आ रही है तो डेटर कम कर दिए होंगे और बैंक बढ़ा दिया होगा। अब इसे डिसऑनर हो रहा है ये, तो क्या करूं? रिवर्स कर दो, वापस किसे बढ़ा दो और कहां से पैसा कम कर दो? बैंक क्या होता है? एसिड कम होता है तो डेटर क्या है? एसिड बढ़ता है तो एंट्री क्या बनी? कौन है डेटर? यहां डेटर का नाम पता है तो नाम लिखूंगा ना, नाम नहीं पता तो डेटर लिखूंगा। सोहन डेबिट टू बैंक। किस बुक का पार्ट है ये? तो अगर गलती पोस्टिंग में हो तो किसमें गलती नहीं मान सकता मैं? बैंक में नहीं मान सकता। रिकॉर्डिंग है तो भैया दोनों ही गलत हो सकती हैं। कितने रुपए का था ये? कोई डाउट है इसमें? ये 15 एंट्री जो है शुरू की, उन्हीं में से रेक्टिफाई का क्वेश्चन घूम फिर के बनेगा, जो भी बनेगा। इन 15 को दिमाग में बैठाना है। किसी को कोई भी डाउट है तो बता दो अभी भी। जो छुट्टी में है भैया उनका तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। 9th, Debtor worth 10,000 proof bad. हाँ बेटा, डेटर बैड हो गए मतलब पैसा मर गया, तो पैसा मरने पे डेटर बढ़ेंगे, डेटर कम होंगे? डेटर कम होंगे ना, पैसा मर गया तो। अब बैड डेप्ट क्या है मेरे लिए? बैड डेप्ट होता है लॉस। लॉस बढ़ता है डेबिट, डेटर कम होते हैं, तो एंट्री बनाऊंगा तो बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर। किस बुक का पार्ट है ये? जर्नल। अब सुनो, इसमें अगर पोस्टिंग की गलती है तो किसमें गलती नहीं मान सकता? इसमें अगर पोस्टिंग की गलती है तो किसमें गलती नहीं मान सकता? दोनों में मान सकता हूं, क्योंकि क्या बैड डेप्ट की बुक बनती है? क्या
लेटर की बुक बनती है तो पोस्टिंग की गलती होने के बावजूद मैं किसमें गलती मान सकता हूं, और यह पोस्टिंग की गलती है तो किसमें मान सकता हूं, केवल सोहन में। जिसकी बुक बनी है उसमें गलती नहीं मान सकता। कोई डाउट इसमें? कितने लोग वैसे ये करके लाए थे क्वेश्चन? बस मैं गलत ही पढ़ा रहा हूं फिर तुम लोगों को। खुद तो कुछ करना नहीं है, सब कुछ मैं करता रहूंगा। पेपर में नंबर कम आएंगे उसकी भी जिम्मेवारी मेरी होगी, क्योंकि तुमने तो पढ़ा ही नहीं है, तो तुम्हारे नंबर कम ज्यादा क्या, सब जिम्मेवारी मेरी है ना? यार हद ही कर रखी है भाई बच्चे तुम लोगों ने। 10th Received 6,000 from Shavi, whose account was written off as better. मरा हुआ पैसा मिल रहा है, बेड डेट रिकवर हो रहा है, तो एक तरफ क्या आएगा, और कहां से डेट क्या कम होंगे? अबे भैया जब डेटर मरे थे तो डेटर तो हमने पहले ही कम कर दिए थे, दोबारा क्यों कम करवा रहे हो? जब बेड डेप्ट हुआ था डेटर पहले ही कम हो गए थे, अब पैसा मिलने पर भी कम करूंगा, दो बार कम करूंगा। तो जब मरा हुआ पैसा मिलता है तो उसे कहते हैं बेड डेप्ट रिकवर नाम से इनकम। क्या बोलते हैं उसे? बेड डेप्ट रिकवर नाम से इनकम। सही है? कैश बढ़ता है और इनकम बढ़ती है क्रेडिट, तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू, किस बुक का पार्ट है ये? कैश बुक का। और भैया मैं अब कुछ भी नहीं करा रहा हूं जब तक आप लोग खुद नहीं करेंगे। सीधी सी बात है, रिवीजन मेरे लिए नहीं है, मैंने 25 साल से रिवाइज कर रहा हूं मैं तो। कितने लोग होमवर्क करके लाए थे? 1 2 3 बस। बाकी सब क्या करने आते हो यहां पर भाई? होमवर्क करोगे तो कराऊंगा मैं, नहीं तो मैं इस बैच में नहीं बुलाऊंगा, भगा दूंगा मैं वापस सबको। कब है यूटी इसका? आ रहा है ना रेक्टिफिकेशन, तो हवा में हो जाएगा, है भाई? और क्या क्या आ रहा है? फाइनेंशियल तो रिवाइज होगा नहीं उसके भैया करो एंट्री तभी कराऊंगा मैं तो। ने लास्ट कितनी एंट्री करवाई थी? 10, और फिर रोक दी थी क्योंकि आपने होमवर्क नहीं किया था। चलो आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, मैंने ग्रुप में भेजे हुए क्वेश्चन दिख गया? मैंने 10 कराई थी, 30 दी है, 10 करा दी है जिसमें से। हाँ मेन एंट्री कवर है सारी, और रेक्टिफाई में जो यूज होंगी वो सारी एंट्री कवर है, ग्रुप पे है वैसे ये। एंट्री नंबर 11 बोलो, बोलो। Paid rent 10,000 to landlord. ये शुरुआत की आसान क्यों लग रही है? ये रेक्टिफाई को ध्यान में रखकर है बेटा, ठीक है, और बाद की 15 जर्नल एंट्री को ध्यान में रखकर है। तो पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड, रेंट पे करने पे क्या जाएगा? कैश जाएगा, और रेंट खर्चा है। क्या यहां कहीं लैंडलॉर्ड का यूज है? नहीं। जब रेंट पे कर दिया तो मुझे लैंडलॉर्ड के नाम से क्या मतलब है? ठीक है, कैश कम होता है तो, और खर्चा बढ़ता है तो एंट्री क्या बननी है यहां पर? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये एंट्री किस बुक का पार्ट है? कैश बुक का। मैंने आपको सभी एंट्रियों में ये एंट्री के साथ साथ ये भी बताया ना कौन सी बुक का पार्ट है। क्यों? रेक्टिफाई को ध्यान में रखते हुए। किसे ध्यान में रखते हुए बेटा? रेक्टिफाई को, ठीक है ना? 12th चोपड़ा जी बात नहीं करना बस। 12th Charge depreciation of 5,000 on machinery. चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाने पर क्या कम होगा? मशीन की वैल्यू कम होगी, और क्या बढ़ेगा? डेप्रिसिएशन नाम का खर्चा बढ़ेगा। खर्चा बढ़ता है तो डेबिट। मशीन क्या होती है? एसिड। एसिड कम होगा तो
क्रेडिट। तो अगर मैं एंट्री बनाऊंगा तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ये एंट्री किस बुक का पार्ट है? क्या ये कैश बुक का पार्ट है? क्या ये सेल्स बुक का, परचेज बुक का? नहीं, ये किसका पार्ट है? जर्नल का पार्ट है। अच्छा, अगर यहां पर पोस्टिंग की गलती है तो किस अकाउंट में गलती पॉसिबल है? रेंट में। क्या कैश में पॉसिबल है? अगर यहां पोस्टिंग की गलती है तो किस अकाउंट में पॉसिबल है? दोनों में, क्योंकि दोनों में से किसी की बुक नहीं बन रही है। ठीक है, यही वाली बातें ध्यान रखवाई थी ना पहले। तो फिलहाल तो एंट्री करा रहा हूं, रेक्टिफाई नहीं, पर ये एंट्री किसे ध्यान में रख के कर रहे हैं? रेक्टिफाई को बेटा। 13th, परचेज मोटरसाइकिल वर्थ 10,000 पर प्रोपराइटर। प्रोपराइटर के लिए मोटरसाइकिल खरीद रहे हो, परचेज मोटरसाइकिल फॉर प्रोपराइटर। तो प्रोपराइटर के लिए मोटरसाइकिल खरीदोगे, बिजनेस से क्या कम होगा? कैश। कैश क्या होता है? एसेट। और बिजनेस में क्या बढ़ेगा? मोटरसाइकिल। सही है गलत है? क्यों गलत है? क्योंकि मोटरसाइकिल किसके लिए खरीदी है? तो बिजनेस में क्या बढ़ेगा? ड्राइंग। ड्राइंग बढ़ती है तो कैश कम होगा तो एंट्री क्या बनी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये एंट्री किस बुक का पार्ट है? ये एंट्री है कैश बुक का पार्ट। तो अगर पोस्टिंग की गलती है तो किसमें गलती पॉसिबल है? ड्राइंग में। ठीक है, और रिकॉर्डिंग की है तो भैया वो तो कहीं भी हो सकती है, रिकॉर्डिंग का कोई दिन मानदरम नहीं है। फिर 14th, पेड इनकम टैक्स 6,000। पेड इनकम टैक्स 6,000। इनकम टैक्स देने पे बिजनेस से क्या कम होगा? कैश क्या होता है? और क्या बढ़ेगा? इनकम टैक्स नाम का खर्चा, है ना? गलत। क्या बता रखा है मैंने? इनकम टैक्स क्या होती है? इनकम टैक्स होती है ड्राइंग। इनकम टैक्स क्या होती है? ड्राइंग। कैश कम होगा तो क्रेडिट, और ड्राइंग बढ़ेगी तो एंट्री क्या बनेगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। किस बुक का पार्ट है ये एंट्री? क्या रेक्टिफाई में हमें यह जानने की जरूरत है कि जो एंट्री हो रही है वो किस बुक का पार्ट है? बिल्कुल जरूरत है। उसी के ब्याह पर हम पता लगाते हैं कि गलती कहां पॉसिबल है। तो अगर पोस्टिंग की गलती है तो कहां पॉसिबल नहीं है? कैश में पॉसिबल नहीं है। कहां पॉसिबल है? ड्राइंग में। 15th, गुड्स वर्थ 20,000 परचेज ऑन क्रेडिट फॉर प्रोपराइटर। गुड्स खरीद रहे हैं उधार में प्रोपराइटर के लिए। तो अगर प्रोपराइटर के लिए गुड्स खरीद रहा हूं उधार में, तो उधार में गुड्स खरीदने पे क्या बढ़ते हैं? और बिजनेस में क्या बढ़ेगा? गुड्स नहीं बढ़ेंगे। हाँ या ना? क्यों? क्योंकि गुड्स मालिक के लिए खरीदे हैं भैया, तो बिजनेस में गुड्स नहीं बढ़ेंगे। जब भी मालिक के लिए खर्चा करो तो वो क्या होता है? ड्राइंग। क्रेडिटर बढ़ता है तो, और ड्राइंग बढ़ेगी तो एंट्री क्या बनेगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। ये एंट्री किस बुक का पार्ट है? सेल्स बुक का? परचेज बुक का? क्यों? गुड्स नहीं खरीद रहे हम, पर किसके लिए खरीद रहे हैं? तो परचेज बुक का पार्ट नहीं है ये, ना ये कैश बुक का पार्ट है। तो ये किस बुक का पार्ट हुई? जर्नल। तो यहां पर अगर पोस्टिंग की गलती है तो किस में पॉसिबल है? दोनों में पॉसिबल है। यहां पोस्टिंग की गलती है तो एक में पॉसिबल है। तो यानी कि अगर कोई एंट्री जर्नल का पार्ट है तो पोस्टिंग की गलती के बावजूद वहां दोनों अकाउंट में गलती हो सकती है। लेकिन कोई एंट्री कैश बुक का, सेल बुक का, परचेज बुक का पार्ट है तो गलती किसमें नहीं हो सकती? कैश बुक, सेल बुक या परचेज बुक में। ठीक है।
16th, Goods worth 5,000 withdrawn by proprietor for personal use. गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। बिजनेस में से एक तो क्या कम होंगे, और ये गुड्स कौन ले रहा है, तो क्या बढ़ेगी? जब गुड्स कम होते हैं तो Credit. ड्राइंग बढ़ती है, तो राइट एंट्री क्या बनी? To purchase account. टू परचेज अकाउंट। ये एंट्री किस बुक का पार्ट है बेटा? कैसे? क्या उधार में गुड्स खरीद रहा हूं? तो फिर परचेज बुक का पार्ट कैसे हुई? परचेज बुक में कब लिखते हैं? जब उधार में गुड्स खरीदते हैं। तो क्या उधार में गुड्स खरीद रहा हूं? क्या कैश आ रहा है या जा रहा है? तो ये किस पार्ट है? जर्नल का पार्ट है। 6 एंट्री आराम से पहले देख लो, 11, 12, 13, 14, 15, 16, और जिसे कोई डाउट हो मुझसे पूछ लो। हालांकि मैंने पहली 10 एंट्री की क्लास रिकॉर्ड कर ली थी, इस वाली क्लास को उसके साथ जोड़ करके घेरूंगा, ठीक है? तो इस वाली क्लास को उसके साथ जोड़कर घेर दूंगा, तो सारी एंट्रियों की एक जगह पे सिंगल क्लास मिल जाएगी, यह आपको फायदा मिल जाएगा। और यक्षिता जी देख लेना अगर छुट्टी की थी तो जरूर, और बाकी जिसने भी छुट्टी की है वो जरूर देख लेना जर्नल की क्लास, क्योंकि जर्नल का एक 6 नंबर का क्वेश्चन अलग आएगा। इन्हीं जर्नल को मैं कैरी करूंगा किसमें? रेक्टिफिकेशन में 6 नंबर का रेक्टिफिकेशन आएगा। इन्हीं जर्नल के बेस पे रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट का 3 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, और इन्हीं जर्नल के बेस पे ये जो मैं 2 इफेक्ट बता रहा हूं हम क्या कवर कर लेंगे? अकाउंटिंग इक्वेशन। तो ये एक क्लास बहुत काम आने वाली है। कुछ पूछना है? कर दो आप, ठीक है। सेवनटीन्थ एंट्री। Goods worth 8,000 is given to worker against their salary. हाँ बेटा, वर्कर को गुड्स दे रहा हूं सैलरी के बदले में। इज इट पॉसिबल? सपोज करो मेरी मोबाइल स्टोर है, मोबाइल की दुकान है, ठीक है? वेदांश मेरे यहां नौकरी करता है, इसकी तनख्वाह है 60,000 रुपए। महीने के आखिर में कहता है भैया मुझे आईफोन 16 दे दो तनख्वाह की जगह। हो नहीं सकता ऐसा? हो सकता है ना? तो सैलरी के अगेंस्ट में मैंने क्या दिए हैं? गुड्स। अब अगर सैलरी के अगेंस्ट गुड्स दे रहा हूं तो एक तरफ तो क्या है, ये सैलरी नाम का खर्चा, दूसरी तरफ गुड्स कम हो रहे हैं। अब ये प्रॉब्लम है, क्वेश्चन ने ये नहीं बताया कि हम गुड्स कौन सी कीमत पे दे रहे हैं, कॉस्ट प्राइस पर या सेल प्राइस पर, ठीक है? अगर सेल प्राइस पे गुड्स देंगे तो कौन सा अकाउंट लिखा जाता है? सेल्स अकाउंट। और कॉस्ट प्राइस पे गुड्स देते हैं तो परचेज अकाउंट। तो क्या मानूं? एज्यूम कर रहा हूं कॉस्ट प्राइस पे गुड्स दे रहे हैं, तो जब गुड्स कम होंगे तो क्या नाम से, और खर्चा बढ़ेगा तो राइट एंट्री क्या बनी? तो सॉरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितने रुपए थे? अच्छा, ये एंट्री आपके हिसाब से किस बुक का पार्ट है? सेल्स बुक। क्या उधार में माल बेचा है? क्या उधार में माल खरीदा है? क्या कैश आ रहा है, जा रहा है? तो किस बुक का पार्ट है? जर्नल का। यह जानना जरूरी है अगर रेक्टिफाई करना है तो ये एंट्री किस बुक का पार्ट है। खत्म। 18 है पहले फेज में, पहला फेज खत्म। पहले फेज में ये जो मैंने 17 एंट्री लिखवाई थी, इनके पीछे मोटिव है कि इन 17 एंट्रियों के यूज हम करेंगे रेक्टिफिकेशन में। इनका मेन यूज कहां करना है? रेक्टिफिकेशन। इनकी हेल्प से हम रेक्टिफिकेशन चैप्टर सीखेंगे।
अब जो बाकी मैंने 14 एंट्री दे रखी हैं वो मैंने जर्नल एंट्री नाम के चैप्टर को ध्यान में रख के दी है। ठीक है, किसे ध्यान में रख के दिए? जर्नल एंट्री के चैप्टर को ध्यान में रख के दिए। ठीक, चलो यहां से मेनली फिर से जर्नल एंट्री करा रहा हूं, लेकिन अब की बार जर्नल एंट्री को ही फोकस करके पढ़ा रहा हूं। और ये एंट्री किसको फोकस करके पढ़ाई थी? रेक्टिफिकेशन। ट्रांजैक्शन नंबर 1, Goods costing 40,000, invoiced 50% above cost, has been sold to Tushar at 10% trade discount, 5% cash discount. Tushar paid बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, आराम आराम से बोलते हुए मैं लिख भी रहा हूं। गुड्स costing 40,000, कॉस्टिंग ₹40,000, invoiced 50% above cost, कॉमा इनवॉइस्ड 50% above cost, has been sold to Tushar has been sold to Tushar at 10% trade discount, at 10% trade discount 5% cash discount, and 5%. 5% cash discount. Tushar paid half the amount in cash. Full stop. Half the amount receive in cash. ये एंट्री जर्नल एंट्री वाले क्वेश्चन में आने के बहुत सारे चांस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, अब सुनो, मैं एक दुकानदार हूं, मैंने ये पेन खरीदा 40,000 रुपए का। पेन ना मान के आप कोई कॉमोडिटी मान लो, नहीं तो हजम नहीं होगा 40,000 रुपए। ठीक है, तो क्या मैं इसे 40 में बेच दूंगा? पर मैंने तो दुकान के बाहर बोर्ड लगा रखा 20% डिस्काउंट, तो 32,000 में बेच दूंगा। क्या करूंगा? पहले मैं इस फोन की जो भी कॉस्ट है उसमें पैसे बढ़ा करके न्यू सेलिंग प्राइस का प्रिंट लगाऊंगा, है ना? कितनी वैल्यू बढ़ानी है? 50%. तो इसका 50% जोड़ दिया हमने। तो हमने उस गुड्स के ऊपर जो स्टिकर लगा दिया वो कितने रुपए का लगा दिया? इसे कहते हैं हम लिस्ट प्राइस। क्या बोल देते हैं बेटा इसे? लिस्ट प्राइस। अब दुकान की पॉलिसी है कि हम 10% ट्रेड डिस्काउंट पे माल बेचते हैं। अब जो भी कस्टमर माल खरीदने आएगा उसे इस माल में कितना डिस्काउंट दूंगा? 6,000। तो यानी इस माल को मैं कितने रुपए में बेच दूंगा? 54,000। अब ध्यान से सोचो, ये माल मैंने कितने में खरीदा था और बेच कितने में रहा हूं? तो क्या मेरा कोई खर्चा हो रहा है? नुकसान हो रहा है? इसीलिए ट्रेड डिस्काउंट को इग्नोर करते हैं, एंट्री में लिखते नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअल में कुछ है ही नहीं। ये तो हवा में एक इल्यूजरी डिस्काउंट है जो एक्चुअल में कोई डिस्काउंट नहीं है बेटा। सही है ना? अब चलो, गुड्स बेचने पर क्या बढ़ेगी? सेल नाम की इनकम। कितने रुपए? इसमें से आधा गुड्स मैंने उधार में बेचा है, आधा। तो जिन्हें गुड्स उधार में बेचते हैं वो कौन होते हैं? डेटर। मतलब तो कितने के डेटर? बाकी आधे गुड्स मैंने किस में बेचे हैं? तो क्या सारा कैश आ रहा है मेरे पास? कितने के गुड्स कैश में बेच रहा हूं? पर इसमें मुझे क्या देना पड़ेगा? कैश डिस्काउंट। लिखा है ना? क्या देना पड़ेगा इस पे? तुषार यहां पे ध्यान दे ले, काम का क्वेश्चन है बहुत। तो मुझे देना पड़ेगा कैश डिस्काउंट। खर्चा है मेरा क्योंकि मैं डिस्काउंट दे रहा हूं। कितना? 1350। 5% है बेटा इसका, 5% 1350। तो बाकी मेरे पास कैश कितना आएगा बचा हुआ? 25,650। अब इनकम बढ़ती है तो, एसिड बढ़ता है तो, खर्चा बढ़ता है तो, और कैश भी एसिड है, बढ़ता है तो एंट्री बनी डेटर डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल के आगे कितना? डेटर के आगे, कैश के आगे, और डिस्काउंट के आगे 1350। और अगर मुझे डेटर का नाम पता है तो फिर डेटर नहीं लिखूंगा, उसकी जगह उसका
नाम लिखूंगा, और नाम के साथ अकाउंट नहीं लिखते, ध्यान रखना। या तो एपोस्ट्रोफी एस लगाओ फिर नाम अकाउंट लिखो, नहीं तो लिखो ही मत। ये वाली एंट्री इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पस ऑफ जर्नल एंट्री। इस एंट्री का रेक्टिफाई एंट्री से लिंक नहीं करेंगे, सही है। ये एंट्री किसके लिए इंपॉर्टेंट है? जर्नल एंट्री वाले चैप्टर। अब जो भी मैं एंट्री करा रहा हूं बाकी वो सब जर्नल एंट्री वाले चैप्टर को ध्यान में रखकर है, और इससे पहले वाली रेक्टिफिकेशन। कोई डाउट है इसमें? ध्यान दे रहे हो सब? गुड्स पे केस में कोई डाउट है? आधा उधार आधा कैश, इसमें कोई डाउट है? लिखा है हाफ अमाउंट रिसीव इन कैश, तो आधा कैश में और आधा उधार में। अब जो कैश में बेचूंगा उस पर क्या देना पड़ेगा? तो इसमें से पहले डिस्काउंट कटेगा फिर पैसा मिलेगा, उतार दी, ठीक है। ट्रांजैक्शन नंबर 2 बोलिए। Salary paid 10,000 and still payable 5,000. सैलरी पेड 10,000 एंड स्टिल पेबल। पेबल का मतलब क्या होता है? पेबल का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। कितना? 5,000। अब सुनो राघव जी, फोन रख दो। मैंने अपने वर्कर को 10,000 रुपए की सैलरी दे दी है और 5,000 अभी भी देनी रह गई है। टोटल मेरे वर्कर से काम कितने रुपए का करवाया होगा? 15 का ना, तभी तो 5 रह गए 10 देने के बाद भी। तो काम करवाया है 15,000 का। तो खर्चा पैसा देने पे नहीं मानते, खर्चा कब मानते हैं? जब काम करवाते हैं। और काम कितने रुपए का करवाया है? तो खर्चा बढ़ा 15,000 का, जिसमें से अभी मैंने कितना कैश दे दिया? कैश क्या होता है? अभी भी 5,000 रह गए हैं, वो कब दूंगा? फ्यूचर में अगर पैसा लौटाना पड़े तो क्या कहते हैं उसे? क्या नाम हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी। कोई डाउट है इस एंट्री में? खर्चा बढ़ता है तो, एसिड बढ़ता है तो, कम होता है तो, लायबिलिटी बढ़ती है तो एंट्री बनी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। 15,000, 10,000, 5,000। कुछ पूछना है? ट्रांजैक्शन नंबर 3। Paid rent 10,000 including 2,000 advance. हाँ जी, ट्रांजैक्शन नंबर 3 है। पेड रेंट 10,000 कॉमा इंक्लूडिंग ₹2,000 फॉर नेक्स्ट ईयर लिख दो, एडवांस लिख दो, जैसे चाहे लिख दो। हाँ जी, कुल मिलाकर मैंने रेंट पे किया है 10,000। जेब से कैश कितना जा रहा है? जिसमें से 2,000 रुपए मैं कब के लिए दे रहा हूं? तो उसका बेनिफिट कब लूंगा? 2,000 रुपए का। जिसका बेनिफिट फ्यूचर में लेना होता है उसे एसिड बोलते हैं, एक्सपेंस। तो 2,000 रुपए बनेंगे प्रीपेड रेंट नाम से एसिड। 2,000 रुपए क्या बनेंगे? प्रीपेड रेंट नाम से। बचे हुए 8,000 का बेनिफिट कब लूंगा? करंट पीरियड में। जिसका बेनिफिट करंट पीरियड में लेते हैं वो क्या बनता है? कितना एक्सपेंस बना? किस नाम से? कैश एसिड है। एसिड कम होता है तो, एसिड बढ़ता है तो, और एक्सपेंस बढ़ता है तो एंट्री बनी रेंट अकाउंट डेबिट। प्रीपेड रेंट लिख दो, एडवांस रेंट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8,000। भैया आप लोगों, आप माने आप पढ़ो मत पढ़ो, मैं आप कुछ नहीं कह सकता। मैं अपनी तरफ से प्रूव रखूंगा अपने पास पेरेंट्स को दिखाने के लिए, जी मैंने तो पढ़ाया था सब। नहीं करके ला रहे होमवर्क, में क्या कह सकता हूं। कुछ पूछना है? आराम से सोच लो तीनों एंट्री। अब एकदम से लेवल बदल गया ना, इससे पहले जो भी एंट्री थी
नोटिस करना सब में 2 ही इफेक्ट आ रहे थे बस, और अब 3 अकाउंट, 4 मल्टीपल अकाउंट ओपन हो रहे हैं। पहले केवल 2 अकाउंट ओपन हो रहे थे, क्योंकि वो आसान थी, मगर वो किसको ध्यान में रखी थी? रेक्टिफाई, और ये जर्नल, इसलिए लेवल बदल गया एंट्री का एकदम। पूछ लो जिसे पूछना है। रब कर दूं? फोर्थ, Interest received 5,000 and still receivable 2,000. इंटरेस्ट रिसीव 5,000 एंड स्टिल रिसीवेबल 2,000। हाँ भाई, जर्नल एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने इस महीने बच्चों को पढ़ाया, 80,000 रुपए मिल गए और 25,000 रुपए बच्चों पे अभी भी रह गए, तो कुल मैंने कितने रुपए का पढ़ाया उन्हें? 1,05,000। सेम ध्यान से सोचो, कितना इंटरेस्ट मिल गया और कितना अभी भी मिलना रह रहा है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना बैठता है? इनकम जो है मेरी, तो टोटल इनकम बैठती है 7,000 रुपए की, है ना? कौन सी इनकम? जिसमें से कितना मिल गया, तो कैश बढ़ गया। बाकी जो पैसा अब नहीं मिला तो कब मिलेगा? तो क्या कहेंगे हम उसे? किस नाम से? एक्रूड इनकम के नाम से। फिलहाल यहां पे इनकम का नाम क्या है? इंटरेस्ट। तो क्या नाम से? एक्रूड। पैसा देना रह गया तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, पैसा मिलना रह गया तो एक्रूड इनकम। अब इनकम बढ़ती है, कैश बढ़ता है, एसेट बढ़ता है, तो एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कैश 5,000, एक्रूड इनकम 2,000 और टोटल इनकम 7,000। कोई डाउट इसमें? फिफ्थ, 8,000 received commission, out of which 3,000 has been received for next year. receive rupees 8,000 as commission, comma, out of which rupees कितना? 3,000 is for next year। बेटा मैंने आप लोगों से इस महीने एग्जाम्पल दे रहा हूं, 20,000 रुपए की फीस ले ली, पर उसमें से 5,000 रुपए का काम मैं आपके लिए अगले महीने करूंगा, तो इस महीने की इनकम क्या है मेरी? 20,000, 15। जितना काम कर दिया या जितना पैसा मिल गया? अब सेम, बेशक मैंने कमीशन कितना लिया है, पर इस 8,000 में से 3,000 रुपए का काम कब करूंगा? बाद में। तो वो बाद में काम करना है, वो क्या बनी? लायबिलिटी। तो इस महीने कितना काम करा इस मतलब इस पीरियड में, तो इनकम कितनी बनी? 5,000। तो कैश बढ़ेगा 8,000, जिसमें से 3,000 रुपए अगले साल के लिए ले रहा हूं, तो वो क्या बन गई? लायबिलिटी। किस नाम से? एडवांस इनकम के नाम से। हाँ कोई बात नहीं। तो इस महीने कितना काम, इस पीरियड में कितना काम कर रहा हूं, तो कितनी इनकम कहलाएगी? कमीशन नाम से इनकम 5,000। अब इनकम बढ़ती है तो लायबिलिटी बढ़ती है, तो और कैश नाम का एसेट बढ़ता है, तो एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस कमीशन टू कमीशन।
कैश में कितना, एडवांस में, और कमीशन में। कुछ पूछना है किसी को यहां तक? सोचो आराम से। जिंदल साहब, सक्षम फिर कहीं घूमने गया हुआ है? उसने अपनी मम्मी के फोन में मेरा नंबर ब्लॉक मार दिया है क्या? मैं उसकी छुट्टियों का मैसेज भेज रहा हूं, पर एक ही टिक आ रहा है। बता यार, अब पेपर में एक महीना अब भी ऐसे करेंगे, कैसे काम चलाए? अब वो तो चलो पहले कुछ आता हो तो भी मान लो, आता भी तो नहीं कुछ उसे। बस गुप्ता जी, पढ़ने में भी ध्यान लगा लो थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। लग नहीं रहा ना? अब बताओ, नाम के आगे गुप्ता और अकाउंट ना आती है तो कितना बुरा लगेगा, है भाई? 6 बोलो। Receive 10,000 from Ram in settlement of 10,500. रिसीव ₹10,000 फ्रॉम राम इन सेटलमेंट ऑफ रुपीज कितना? हाँ भाई, पहले बताओ पैसा किससे मिलता है, डेटर से क्रेडिटर से? जिन्हें उधार माल बेचते हैं उनसे पैसा वापस लोगे, जिनसे उधार में माल खरीदा है उनसे वापस लोगे, और जिन्हें बेचा उन्हें क्या कहते हैं? डेटर कहते हैं। तो पैसा मिलने पे डेटर कम होगा। कितना डेटर कम कर रहा हूं? 10,500। और केवल कैश केवल कितना आ रहा है? तो कम पैसे आ रहे हैं ज्यादा, तो ये मेरा बना खर्चा। किस नाम से? कितना खर्चा? अब डेटर होते हैं एसिड। अरे बस, एसिड कम होगा तो एक्सपेंस बढ़ेगा, तो एसिड बढ़ेगा, तो राइट एंट्री बताओ, मतलब एंट्री बताओ। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर, और नाम बताओ तो डेटर में लिख के उसका नाम लिखना है। 10,500 और 10,500। पूछना है इसमें किसी को कुछ? आ रही है सारी एंट्री, याद आ रही है? 7th Paid 9,800 to Mohan and avail discount of 200. paid 9,800 to Mohan and avail discount of ₹200। हाँ भाई, मैंने जिंदल साहब से कुछ उधार ले रखा है, तो मैंने जिंदल साहब से 18,000 रुपए तो पे कर दिए, और इन्होंने मुझे 2,000 का डिस्काउंट भी दिया। तो मेरे ऊपर इनका टोटल उधार कितना था? 20,000। तभी तो 18 पे करे 2,000 डिस्काउंट के बाद। सेम कितना पे कर रहा हूं? 9,800, और डिस्काउंट कितना मिल रहा है? तो मेरे ऊपर टोटल उधार कितना था? 10,000. अब पेमेंट किसको करते हैं? क्रेडिटर को, जिनसे माल खरीदा। तो क्रेडिटर तो कम करूंगा 10,000 के, जबकि कैश केवल कितना जाएगा? 9,800। 200 रुपए कम दे रहा हूं, तो मेरा फायदा नुकसान? इनकम। किस नाम से? डिस्काउंट रिसीव नाम से। कितनी? 200। क्रेडिटर एसेट होते हैं लायबिलिटी, लायबिलिटी अगर कम हो तो डेबिट। कैश एसेट है, कम हो तो इनकम, बढ़े तो एंट्री क्या बनी? क्रेडिटर डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट।
कैश में कितना 9800, डिस्काउंट कितना, और क्रेडिटर कितने का कम होंगे? क्या यहां क्रेडिटर का नाम पता है? नाम पता है तो नाम लिखूंगा, मैं पहले लिखने लगा था नाम, फिर मैंने कहा बाद में बताऊंगा, ठीक है। और अगर अकाउंट लगाना है नाम के साथ तो एपोस्ट्रोफी एस लगाकर। आराम से देख लो इन 4 एंट्रियों को, जो पूछना है पूछो। सब कराई हुई है पहले मैंने ऐसी जर्नल एंट्री सब। हाजी नागर साहब पक्का? आदित्य जी, ये 30 एंट्री ज्यादा नहीं तो 15-16 नंबर दिलवा देंगी तुम्हें एग्जाम में, अलग अलग जगह काम आके। सेवन 8 Avnish, who owed 20,000, become insolvent. Avnish, who hold या who owed rupees 20,000 become insolvent And pay 20 paisa only, rupee only. and pay 20 पैसे। 20 पैसे का मतलब होता है 20%, in a rupee only। Has been received from his ठीक है कोई बात नहीं। हाँ जी, 20 पैसे इन रुपये मतलब 20%। तो अवनीश से मुझे 20,000 लेने थे मगर वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो क्या मैं इसके ऊपर पैसे का बर्डन या प्रेशर क्रिएट कर सकता हूं? क्योंकि इंसॉल्वेंट इसे किसने घोषित किया होगा? कोर्ट ने। तो क्या मैं इसके ऊपर पैसे का दबाव बना सकता हूं? तो भैया इसके खाते को काट दो किताब से, ठीक है। जिससे पैसा लेना होता है वो कितना पैसा लेना है? क्या कुछ पैसा मिल पाएगा? मिल तो रहा है 20 पैसे इन रुपी। 1 रुपए में 20 पैसे मतलब 20%। तो केवल कितना कैश मिल पाएगा? बाकी जो पैसा नहीं मिल पाएगा वो डिस्काउंट नहीं है, वो है बैड डेट लॉस। क्यों? क्योंकि ये पैसा मैंने अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा है। सही है? कितने का? अब डेटर कम होते हैं तो कैश बढ़ता है तो, और नुकसान बढ़ता है तो एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट। बैड डेट मिल रहा है, मरा हुआ पैसा मिल रहा है, पैसा मर रहा है। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू अवनीश। अवनीश का खाता खत्म कर रहा हूं कितने से, और केवल कितने मिले? और 16,000 रुपए मर गए। कोई डाउट इसमें? 9th, ध्यान आ रही होगी सारी, यही मेन एंट्री थी ना एग्जाम के लिए। exchange an old machine costing 30,000 with a new machine costing 50,000. एक्सचेंज 50,000 paid. एंड ओल्ड मशीन Costing 30,000. कॉस्टिंग 30,000 विद ए न्यू मशीन कॉस्टिंग 50,000। 15,000 paid in cash. फुल स्टॉप। ₹15,000 पेड इन कैश। ये थोड़ी सी नई एंट्री है, ये समझ में आधे से ज्यादा बच्चों को नहीं आई होगी। अब सुनो, पुरानी मशीन बदल के नई मशीन लेना हूं तो क्या बिजनेस से जा रहा है? कितने वाली जा रही है? क्या आ रहा है? न्यू मशीन। कितने वाली? और भी कुछ जा रहा है? कैश जा रहा है। कितना? 15,000। अब ध्यान से सोचो, नई मशीन कितने की आ रही है और मेरे पास से टोटल वैल्यू कितनी जा रही है? तो 5,000 रुपए कम जा रहे हैं। फायदा नुकसान? हाँ भाई, 45,000 रुपए की वर्थ देके मैं आपसे 50,000 रुपए की वर्थ ले रहा हूं, तो ये 5,000 रुपए मेरा फायदा नुकसान? फायदा है ये 5,000 रुपए। इसे नाम देंगे
प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज ऑफ मशीन। हाँ जी, मैंने तो ये बोला ही नहीं कि बाकी पैसा बाद में देना है। तो ये मान्य ही है इसमें। भाई जब आप कोई चीज पुरानी गाड़ी देके नई गाड़ी देते हो तो क्या होता है, ऐसा होता है कि थोड़ा पैसा अभी थोड़ा कैश। तो जनरली क्या सेटलमेंट होता है कि भैया इतने गाड़ी दे दो, इतना पैसा दे दो, नई गाड़ी ले जाओ। तो हमारे हिसाब से हमारी किताब में गाड़ी 50 की थी, है ना। हाँ, ठीक है, तेरी सोच गलत नहीं है, पर ये एंट्री मैंने बोला भी था थोड़ी नई सी है। अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश 15,000 ऑपरेटर फॉर मशीन 5,000। अब इसे क्या कर देना है, प्रॉफिट कर देना बस, बाकी ठीक है। हाँ, पुरानी मशीन जा रही है क्रेडिट, ध्यान दे ले। नई मशीन आ रही है कैश जा रहा है, और इनकम को क्या करते हैं, तो एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट। 20,000 लिख सकते हैं ना। क्या बैलेंस, नहीं नहीं नहीं, जो चीज जा रही है उसको बारे में कौन दिखाएगा, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। हर चीज हमें अपनी रिकॉर्ड्स में डिस्क्लोज करनी है, ठीक है। टू कैश टू प्रॉफिट इन एक्सचेंज ऑफ मशीनरी, एक्सचेंज ऑफ मशीन। 50 की मशीन आई, बदले में 30 की मशीन दे दी और 15 का कैश दे दिया, बाकी भैया हमारा फायदा हो गया। ये थोड़ा सा अच्छा पॉइंट था, ठीक है। कुछ पूछना है इसमें, टेन 5-7 मिनट फालतू बैच चलेगा, चलने दो, आज ही खत्म कर लो एंट्री, जिससे अगली क्लास में हम रेक्टिफाई कर सकें बेटा, सही है ना। अभी तो 5 मिनट की बात है बस, फिर एक क्लास ही वेस्ट हो जाती है। 10th, Paid rent of building 20,000. Half the building is utilized by proprietor for his self. पेड रेंट फॉर बिल्डिंग ₹20,000, half the building is used by proprietor for पर्सनल रेजिडेंस, यही है ना, ठीक है भाई। कुल मिला के बिजनेस से क्या जा रहा है, कितना कैश जा रहा है, किस चीज के रूप में दे रहे हो ये 20,000, रेंट। पर ध्यान से सोचो, इस 20,000 में से आधे पैसे का बेनिफिट किसे मिल रहा है, तो जब बिजनेस प्रोप्राइटर के लिए खर्च करे तो उसे क्या कहते हैं, तो आधे रुपए तो है मालिक का खर्चा, वो तो बन गया ड्राइंग, और बचे आधे रुपए है बिजनेस का खर्चा, वो बन गया रेंट, सही है ना। मैं और जिंदल साहब एक ट्रिप पे गए, टोटल मैंने 20,000 रुपए खर्च किए, आधे जिंदल साहब के लिए और आधे मेरे लिए। तो मेरी जेब से बेशक कितने गए 20,000, पर मेरा खर्चा कितना है, केवल 10, बाकी 10,000 मुझे किससे वापस लेने हैं, ठीक है। जिंदल साहब अगर मालिक है तो मालिक से पैसा लेना हो तो वो क्या बन जाता है, ड्राइंग, ठीक जी। कैश कम हो रहा है क्रेडिट, ड्राइंग बढ़ रही है डेबिट, खर्चा बढ़ रहा है, तो राइट एंट्री क्या बनी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्राइंग कितनी, 10,000, रेंट कितना 10,000, कैश कितना 20,000, ठीक जी। 11th, Purchase goods 20,000 from Mohan on credit and paid cash 5,000. ये क्या है, Purchase goods 20,000. पेड कैश नहीं है, कैरेज है वो, Carriage. अच्छा मुझे कैश सुनाई दिया। परचेज गुड्स वर्थ रुपीज कितना, 20,000. 20,000 फ्रॉम मोहन एंड, हाँ ऑन क्रेडिट ही है, अगर नाम लिखा है तो वैसे भी क्या है क्रेडिट, एंड पेड ₹5,000 एज कैरेज, यही है।
चलो जी, गुड्स खरीदने पे क्या बढ़ेंगे? गुड्स कितने के? किसमें खरीद रहा हूं? उधार में खरीदने पे क्या बढ़ेगा? कितना? इसके अलावा 5,000 रुपए कैश भी दे रहा हूं तो क्या कम होगा? कितना? वो 5,000 रुपए किस चीज के लिए दे रहा हूं? और कैरेज क्या होता है? एक्सपेंस बढ़ेगा 5,000। गुड्स बढ़ते हैं, परचेज डेबिट, क्रेडिटर बढ़ता है क्रेडिट, कैश कम होगा क्रेडिट, खर्चा बढ़ेगा तो एंट्री क्या बनी? परचेज अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, टू नहीं, कैश। 20 5 20 5। नाम पता है क्रेडिटर का क्या? तो फिर नाम लिख दो। क्या है नाम? मोहन। आराम से सोच लो, देख लो। अब ध्यान दोगे तो 17 के बाद एकदम से एंट्री थोड़ी सी टफ है, क्योंकि वो जर्नल एंट्री को ध्यान में रखे थे और सारी एंट्री मल्टीपल वाली है, मल्टीपल अकाउंट की है ना। बारह 12th, Goods utilized worth 30,000. गुड्स यूटिलाइज्ड Worth 30,000. रुपीज 30,000 And paid wages 10,000. एंड पेड वेजेस रुपीज 10,000 For construction of office furniture. फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ Office furniture. ऑफिस फर्नीचर। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस फर्नीचर। हाँ बेटा, गुड्स यूज करके फर्नीचर बढ़ा रहा हूं। बिजनेस से क्या कम होगा? गुड्स अपने आप को कौन सी कीमत पे देते हैं हम? कॉस्ट प्राइस। तो परचेज अकाउंट, कितने के गुड्स कम हो रहे हैं? क्रेडिट। क्या बढ़ेगा? फर्नीचर। कितने का? 30 का, है ना। इसके अलावा और क्या पे कर रहा हूं? कैश। कितना? कैश कम होता है और क्या बढ़ेगा? फर्नीचर ही बढ़ेगा, क्योंकि एसेट बनाते हुए अगर हम कोई खर्चा करते हैं तो उसे खर्चा नहीं मानते, उसे क्या मानते हैं? एसेट। तो फर्नीचर बनाते वक्त अगर मैं बेच दूंगा तो उसे बेच मानना है, फर्नीचर मानना है? फर्नीचर ही मानना है। तो फर्नीचर डेबिट हो रहा है 40,000 से, गुड्स कम हो रहे हैं 30,000 से, और कैश कम हो रहा है 10,000 से। कोई डाउट? 13th, Received check of 20,000 from Raja, which has been deposited on next day. हाँ बेटा, रिसीव चेक ऑफ रुपीज कितना? 20,000. फ्रॉम राजा एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन नेक्स्ट डे। तो यहां पर 2 बार एंट्री होगी। एक तो जिस दिन चेक रिसीव हुआ उस डेट पर, और फिर जिस दिन चेक डिपॉजिट हुआ उस डेट पर। जब चेक रिसीव हो रहा है तो किससे पैसा मिलेगा? डेटर से। क्या कम होंगे? डेटर कम होते हैं तो। और क्या बढ़ेगा? बैंक नहीं लिख सकते अब हम, क्योंकि हमने बैंक में पैसा जमा नहीं करा है। क्या बढ़ेगा? चेक इन हैंड हो गया एसेट।
डेबिट। तो एंट्री बनी चेक रिसीव होने की, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राजा। कितना? 20। और फिर जब चेक डिपॉजिट होगा तो मेरे पास से क्या चला जाएगा? चेक इन हैंड क्या होता है? एसेट है, चला जाएगा। और कहां पैसे बढ़ेंगे अब? बैंक में। बैंक क्या होता है? एसेट बढ़ता है तो, और एसेट कम होता है तो एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। कोई डाउट इसमें? श्योर? सारी मेन इंपॉर्टेंट वाली देख लो, कवर हो गई है। लास्ट बची होगी शायद। फोर्टींथ, Value of stock at end is found 40,000. क्लोजिंग स्टॉक। कौन सी है? 14th ना। कितना? 40,000. अब देखो बेटा, यहां दो बातें हैं। अगर मैं बात करता हूं जर्नल एंट्री की, तो क्लोजिंग स्टॉक की कोई एंट्री नहीं होती। अब जब जर्नल एंट्री ही नहीं बनी इसकी, तो क्या इसका लेजर बना होगा? अब जब इसका लेजर ही नहीं बना होगा तो ये ट्रायल बैलेंस में कहां से दिख जाएगा? दैट इज वाई ट्रेडिंग, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते थे तो मैं आपसे क्या कहता था? क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाना। या जब हमने फाइनल अकाउंट चैप्टर पढ़ा तो 99% क्वेश्चनों में क्लोजिंग स्टॉक कहां गिवन होता था? एडजस्टमेंट में, ना कि ट्रायल बैलेंस। लेकिन अगर हम बात करें इसकी एडजस्टिंग एंट्री की, एडजस्टमेंट एंट्री की, अब कुछ किताबों ने इस एडजस्टमेंट एंट्री को जर्नल एंट्री मान के लिख दिया है। तो भैया हम इसे एडजस्ट करते थे। कहां लिखते थे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। और स्टॉक होता है एसेट, तो इसकी एंट्री बनती थी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये जर्नल एंट्री नहीं है, ये एडजस्टमेंट एंट्री है। कौन सी एंट्री है? ये एडजस्टमेंट एंट्री है। सही है? कोई डाउट इसमें? खत्म ये चैप्टर। तो अब अगली क्लास में मैं आपका शुरू करूंगा कौन सा? रेक्टिफिकेशन। चलो अब इको वाले रुक जाओ।